A very good morning to all of you. Today we will see test for sterility. So in that, these tests are based on principle that if the bacteria or fungi are placed in a medium which provide nutritive material, moisture, the desired pH and are kept favorable temperature, the organism will grow and their presence will be indicated by the turbidity in the ओरिजिनली क्लियर मीडियम। यानी कि इनको ऐसे बोलना है कि अगर आप किसी भी बैक्टीरिया को या फंगी को अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हो जहाँ पर उसको न्यूट्रेंट मिलता है, उसको उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, उसको उसका पर्टिकुलर पीएच मिलता है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, फिर ग्रो होना स्टार्ट होगा। जैसे कि हम जो ह्यूमंस हैं उनके लिए जो सूटेबल प्लैनेट है वो कौन सा है, वो अर्थ है। इसीलिए अगर हमको मार्स पे रहना है तो उसके लिए हमको वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन वहाँ पर होना ज़रूरी है, वहाँ पे ग्रेविटी का होना ज़रूरी है, वहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया को भी ग्रो होने के लिए उनका पर्टिकुलर सूटेबल इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। So the test of for sterility are done by detecting the presence of viable forms of bacteria, fungi and yeast on pharmacological preparation. The test must be carried out under strict aseptic condition in order to avoid accidental contamination of the bacteria during the test. All glass apparatus required for the test must be sterile. मतलब जो भी हम फिर जो टेस्ट करते हैं डिटेक्टिंग के लिए बैक्टीरिया की, वायरल की, फंगी की फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशंस के अंदर, सो ये असेप्टिक कंडीशन में हमको परफॉर्म करनी होती है। और एक भी पूरी तरह से हमको एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन जो भी है उसको अवॉइड करना होता है। और जितने भी एपरेटस हमारे वो ग्लास के रिक्वायर्ड होते हैं और वो सारे के सारे स्टेराइल होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज कल्चर मीडिया। सो कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर द टेस्ट में बी प्रिपरेशन एज डिस्क्राइब इन आईपी. Culture media is required for aerobic and anaerobic bacteria and for fungi. The media used should comply with the tests such as sterility, nutritive property, effectiveness of media as per details given in IP. So जो कल्चर मीडिया है उसमें वो किस लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए। कल्चर मीडिया सिंपली क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर उसकी फुलफ़िल की जाती है। तो यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया बताया उन्होंने, एरोबिक अनएरोबिक मतलब क्या, जिनको ऑक्सीजन, जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो, और जिनको दूसरे कौन से, जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती वो। और जो फंगी है उस तरह के बैक्टीरिया के लिए भी अगर हमको उसको ग्रो करना है तो हम उसको कल्चर मीडिया का यूज़ हम कर सकते हैं। सो देयर आर मेथड्स ऑफ टेस्टिंग. सो टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी में बी कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड and direct inoculation method. So these are the two methods for detection or test for sterility. So in that first is membrane filtration method. So membrane filtration method, the method is preferred in the following cases: an oily preparation. अगर if we have to test oil or oily preparation, so we choose membrane filtration method. And in the case of ointment, that can be put into solution and non-bacteriostatic solid, non-readily soluble in culture medium. यानी कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक सॉलिड है जो कि सॉल्युबल नहीं होता उस कल्चर मीडियम के अंदर, तो उस तरह से आपको फिर उसको इस मीडियम का यूज़ करना है। सोल्यूबल पाउडर और लिक्विड दैट पोजेस बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगस्टिक प्रॉपर्टीज. लिक्विड प्रोडक्ट्स वेयर द वॉल्यूम इन अ कंटेनर इज़ 100 ml और मोर। यानी कि जो लिक्विड प्रोडक्ट्स है या उनको हम फिल्टर करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। सो ये जो मेथड इस क्या करते हैं हम उसमें इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन होता है उसको हम एक फ़िल्टर पेपर लेकर उसको फ़िल्टर करते हैं। और फिल्टर करने के बाद में वो जो फिल्टर मीडिया होता है, वो जो ऊपर फिल्टर होता है, तो क्या होगा, फिर फिल्टर होने की वजह से जो भी बैक्टीरिया उसके ऊपर लेयर के ऊपर वहाँ पे रेसिड्यू इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू वहाँ पे वो जमा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको उठाकर फिर हम उसको इनोकुलेट करेंगे। उसको हम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इनोकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे वहाँ पे किसी तरह की बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है क्या। अगर वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमको बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे हमको वहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हमको वहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है तो हम बोलेंगे कि ये जो मेथड है, ये जो प्रिपरेशन हमने बनाई है उसमें बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट है। So the next is direct inoculation method. So in this method the specific quantity of sample and the test is drawn aseptically from the container. यानी कि इस मेथड में क्या करते हैं हम कि एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो है वो हम जो भी मेथड प्रिपेयर की है उसमें से कुछ क्वांटिटी लेकर उसको हम कल्चर मीडिया के ऊपर डालते हैं और उसको फिर हम इनोकुलेट करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में या फिर उसको हम इनोकुलेटर के अंदर रखते हैं वहाँ पर, और फिर चेक करते हैं कि वहाँ पे किसी तरह की बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है या नहीं। तो हमको ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है।
सो ऑब्जर्वेशन हम क्या क्या करेंगे, द कल्चर मीडियम इज एग्जामाइंड ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द इनोकुलेशन टू फाइंड आउट वेयर इफ देयर इज एनी माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब कि वो जो हमने प्रिपरेशन जो कल्चर मीडिया लिया है, जो हमने प्रिपरेशन बनाई है, उसमें से कुछ सैंपल लेके हम वहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में उसको इनोकुलेट करेंगे। और इनोकुलेट करने का जब वो इनोकुलेट का टाइम हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ प्रेजेंट है क्या, नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ एंड देयर इज no evidence, if there is no evidence of growth, hence the preparation examined passes test for sterility, यानी कि वहाँ पे किसी तरह का ग्रोथ हमको अगर देखने को नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये टेस्ट पास है। लेकिन अगर वहाँ पर टेस्ट हमको देखने को मिलता है, एविडेंस वहाँ पे हमको मिलता है ग्रोथ के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, so retesting is performed using the same number of sample volume to be tested and media as in the original test. If no evidence of microbial growth is then found, the preparation examined passes for the test for sterility. So next is aseptic techniques. So there are so in that, during preparation of sterile pharmaceutical products, the sterilization is done under before filling the product into the final container or after filling or sealing the product into इट्स फाइनल कंटेनर। तो स्टेरिलिटी टेस्ट कब करते हैं हम, जब हमारा प्रिपरेशन बनने के बाद हम जब उसको कंटेनर में ऐड करते हैं, तो सो बिफोर एडिंग इनटू द कंटेनर और आफ्टर एडिंग इनटू द container. In the first case, it is desirable that the area which is preparation are prepared must be free from microorganisms so as to maintain the sterility of the product. But in the second case, if not necessary to follow the aseptic techniques because the product get sterilized in their final container, aseptic technique is also necessary in sterility testing. तो अगर आप जो है वो प्रिपरेशन को स्टराइल करके उसको पैक कर रहे हो, तो ये नेसेसरी है कि जो एरिया आप जहाँ पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो एरिया भी स्टराइल होना चाहिए, वो एरिया भी पूरी तरह से एसेप्टिक होना चाहिए। अगर वो एरिया एसेप्टिक नहीं रहेगा तो वहाँ पे चांसेस है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है और यहाँ पे किसी तरह का भी कंटामिनेशन उसमें हो सकता है। So, good aseptic techniques can only be applied if one knows the possible source of contamination. यानी कि आप गुड aseptic कंडीशन कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपको पता है कि ये कंटेमिनेशन का सोर्स कहाँ से है। सो द वेरियस सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन आर एटमॉस्फेयर, सबसे पहला सोर्स कौन सा है, एटमॉस्फेयर, विच इज़ कंटेमिनेटेड विद डस्ट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जैसे कि एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे डस्ट प्रेजेंट होती है, ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या है, ये ब्रीडिंग मीडियम, एज अ ब्रीडिंग मीडियम ये एक्ट करता है। सो द हैंड्स आर अ मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारे हैंड्स है, जैसे कि अभी कोविड में बोल रहे हैं कि अवॉइड हैंड शेकिंग, किस लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो चैन है, सप्लाई चैन, वो वहाँ पर ब्रेक होंगी। सो कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग कैन कॉज कंटामिनेशन एट कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी कि अगर जहाँ पे प्रिपरेशन बन रही है वहाँ पे आप कफिंग करते हो, स्नीजिंग करते हो या फिर स्पिटिंग करते हो, तो क्या होगा कि अगर उसमें से कुछ पार्टिकल्स उस प्रिपरेशन में जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रोथ हो सकते हैं। सो क्लोथ विच एब्जॉर्ब डस्ट पार्टिकल आल्सो अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि ऐसे क्लोथ्स जो कि डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक हैंकरचीफ इज़ द रिचेस्ट सोर्स फॉर कंटामिनेशन। The hair which is constantly exposed to atmosphere dust in source of contamination. These dust particles are liberated from the hair during brushing and shaking of the hand. तो ये जो हेयर्स है जो कि कंटिन्यू एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फिर वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकता है। सो डिज़ाइनिंग ऑफ एन एसेप्टिक रूम, तो हमको अगर एसेप्टिक रूम डिज़ाइन करना है, ऐसा रूम जहाँ पे किसी तरह का भी कंटेमिनेशन ना हो, तो क्या क्या, सबसे पहले साइट, तो क्या साइट, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द साइट सिलेक्टेड फॉर एन एसेप्टिक रूम इन बिल्डिंग शुड बी अवे फ्रॉम स्टेयर्स, लिफ्ट एंड कॉरिडोर्स because these provide a route by which the airborne microorganism can travel in the building. The best site is one where the workers can work undisturbed. There should be one or more rooms along with a septic room for providing washing and changing facilities. यानी कि जो एरिया है, जो साइड है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ पर स्टेयर्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कॉरिडोर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा कंटेमिनेशन होगा। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जब पेशेंट जो है वो एक दूसरे से कम टकराए आपस में, और वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे बेसिंग वॉश बेसिंग होना चाहिए, सब कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इज़ साइज़।
The proper size of an aseptic room is depend upon the maximum number of people which are going to use it. यानी कि जो साइज़ है रूम वो एरिया की aseptic साइट की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने लोगों को वहाँ पर कितने लोग आप उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं. सो द मेंटेन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस इफ द aseptic room is a bit smaller in size. The walls and the ceiling of the room should be reasonable size so that it can be cleaned in routine without any difficulty. यानी कि जो सीलिंग है वो उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए कि आप उसको इजीली क्लीन कर सकें ताकि आप उसको बार बार क्लीन कर सकें और वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन जो है वो कम से कम हो. सो जो नेक्स्ट इज़ windows. So the windows in the rooms are a source of dust particles which may enter and contaminate the atmosphere. In order to provide good light in the aseptic room, glass planes should be used. Ventilation should be provided by laminar airflow system. यानी कि जो विंडोज़ है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर से जो है वो रूम हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ से आएगा फिर विंडो से ही वो अंदर आएगा. तो इसलिए विंडोज़ और जो डोर्स है वो कैसे होने चाहिए ग्लास के बने हुए होने चाहिए और जो डोर्स है वहाँ पर डोर्स के ऊपर लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए. वहाँ पे HEPA फिल्टर होना चाहिए और किसी जो HEPA फिल्टर है उसकी एफिकेसी इतनी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल्स को अंदर ना आने दे. सो नेक्स्ट इज सरफेस मटेरियल. द फ्लोर वॉल्स एंड द बेंच टॉप ऑफ एन एसेप्टिक रूम मस्ट बी स्मूथ रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड इजीली क्लीनेबल. यानी कि जो सरफेस है मटेरियल कैसा होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए. असेप्टिक रूम रेजिस्टेंस होना चाहिए केमिकल्स का और इजीली क्लीनेबल जो है वो रूम होनी चाहिए. सो नेक्स्ट इज सर्विसेज. सो एन असेप्टिक एरिया जनरली रिक्वायर द फॉलोइंग सर्विसेज. नेक्स्ट इज वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई. सो जो एरिया है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ HEPA फिल्टर, लेमिनार एयर फ्लो एंड इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए जो भी असेप्टिक एरिया है क्योंकि हम जितने भी स्टेरिलिटी के फंक्शन करने वाले हैं उसको हमको इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए. अच्छा प्रॉपर गैस सप्लाई होना चाहिए. जो भी गैसेज स्टरलाइजेशन के लिए जो भी गैस सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी हमको बाय विद द मीन्स ऑफ हीट अगर हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो हमको गैस ज़रूरी होता है. वैक्यूम अरेंजमेंट किस लिए अगर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे हमको वैक्यूम लगता है. और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि आप जो भी आपका डिस्पोजल है उसको कैसे वेस्ट करोगे. अगर आप प्रॉपर डिस्पोजल नहीं रहा तो ये कंटेमिनेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है. इसके बाद में फर्नीचर. सो Furniture such as working benches, chairs, trolleys and screen are used in the aseptic rooms. The furniture should be such as there is at least number of undesirable dust containing cavities. Aseptic technique is usually carried out under the screen which is available in two sides. Shag type and fume cupboard type. So there are two types of furniture in that. The first one is made up of wood, plastic material. Plastic screen are transparent and hence give a good visibility for the content. And next one is fume cupboard type. This type of screen is used in those cases where all apparatus or equipment are needed in the aseptic work. These screens are generally made up of wood. The design of the screen is just like a chemical fume cupboard used in the chemistry laboratory. So